सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। और इस वक्त वहां पर इमरान खान के साथ एक नया खेल शुरू हो रहा है। इमरान खान ने डेडलाइन दे दी है 5 अगस्त की, तो इससे पहले उनको रोकने की कवायद भी शुरू हो गई है। इमरान खान की रिहाई के विरोध में बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी इस वक्त पाकिस्तान में है। इमरान ने आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कह दिया है। प्रदर्शन से ठीक पहले पाकिस्तान की सियासत में इमरान की एक्स बेगम की एंट्री हो जाती है। इमरान खान की एक्स वाइफ रेहम खान ने एक नई पार्टी बनाई है। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से नए दल का ऐलान किया है। गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी ये पार्टी, ऐसा रेहम कह रही हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या रेहम ने ये पार्टी मुनीर के कहने पर बनाई है? मुनीर को क्या इमरान से डर लगता है? इमरान खान के खिलाफ क्यों उतरी एक्स बेगम रेहम खान? इमरान खान को हराने आई बेगम नंबर 2। इमरान की पर्सनल बातें रेहम करेंगी पब्लिक। इमरान खान को बचाने उनकी पहली पत्नी के बेटे पाकिस्तान आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इमरान के कासिम और सुलेमान पाकिस्तान पहुंच पाते, इमरान की एक्स बेगम इनकलाब के नारे के साथ सड़क पर उतर गए। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी ये पाकिस्तान की सियासी जमात में सबसे लेटेस्ट एंट्री है और इसको बनाया है रेहम खान ने, जिनकी पहचान पाकिस्तान में जर्नलिस्ट से ज्यादा इमरान खान की दूसरी पत्नी के तौर पर है। 5 अगस्त को इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार का प्रदर्शन काफी बड़ा होगा, इतना बड़ा कि सरकार भी खतरे में आ सकती है और आसिम मुनीर की इमेज पर भी डेंट पड़ सकता है। ऐसे में इस वक्त रेहम खान ने नई पार्टी बनाने का ऐलान क्यों किया? क्या रेहम खान की नई पार्टी पीटीआई के प्रोटेस्ट से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बनवाई गई है? क्या रेहम खान ने आसिम मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का गठन किया है? पाकिस्तान में पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता उसी पार्टी को हासिल होती है जिसे रावलपिंडी यानी सेना के हेडक्वार्टर से हरी झंडी मिलती है। पाकिस्तान में चर्चा है कि रेहम खान की नई पार्टी का डिजाइन आर्मी के हेडक्वार्टर में तैयार हुआ है। मुनीर ने पार्टी को ग्रीन सिग्नल दिया है। रेहम खान की नई पार्टी और उसके बनने की टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जेल में बंद होने के बावजूद इमरान की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है और इमरान की लोकप्रियता से सबसे ज्यादा खतरा नवाज शरीफ की पार्टी और आर्मी को है। इमरान खान वैसे तो पश्तून है, लेकिन उनकी परवरिश पंजाब में हुई है। इमरान खान पहली बार पंजाब के मियां वाली सीट से ही संसद पहुंचे थे। फिलहाल पंजाब में मरियम नवाज की सरकार है और पीटीआई के प्रोटेस्ट से सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी यहीं पड़ता दिख रहा है। लिहाजा इमरान खान की काट के लिए रेहम को आगे किया गया है। इमरान खान की पार्टी का सबसे बड़ा वोटर पाकिस्तान की गरीब आवाम है, इसलिए रेहम ने भी गरीबों के बीच से ही अपनी सियासी इनिंग की शुरुआत की है। रेहम पाकिस्तान के शहरों में जा रही हैं, छोटे छोटे कस्बों में पहुंच रही हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश करें जो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए सोचता है। और रेहम खान को इसमें जितनी कामयाबी मिलेगी, इमरान खान का उतना ही नुकसान होगा। रेहम खान ने पाकिस्तान की सियासत को बदलने का वादा किया है। 30 का विजन लोगों के सामने पेश कर रही हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हैं। रेहम के टारगेट पर वो जिले हैं, वो स्टेट हैं जहां इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ मजबूत है। रेहम खान ने जब इमरान खान से निकाह किया था, उस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का कद काफी बढ़ चुका था, लेकिन उस वक्त रेहम ने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ना ही पॉलिटिक्स में सीधे सीधे एक्टिव हुई। अब पाकिस्तानी जनता के बीच का सर्वे ही कह रहा है कि रेहम की नई पार्टी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है, लेकिन कंट्रोल आसिम मुनीर के पास है। पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, बिजली के बिल, गैस के बिल, वाटर सप्लाई के बिल आम आदमी की जेबें खाली कर रहे हैं। उसकी वजह से शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। ऐसे में आसिम मुनीर ने रेहम खान को आगे कर डबल गेम खेला है। कोशिश की है कि शरीफ सरकार से नाराज वोट पीटीआई की जगह रेहम खान की पार्टी में शिफ्ट हो जाए। और बात झांगुर बाबा की करते हैं। यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, झांगुर बाबा के गैंग के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं।
झांगुर बाबा ने धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बाकायदा एक गैंग बनाया था, जो अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। फिर वो लड़कियां अचानक से गायब हो जाती थी और इसका गवाह है खुद झांगुर बाबा का मुंशी हरजीत कश्यप। लेकिन अब झांगुर के गुर्गों ने मुंशी पर हमला बोला है। झांगुर बाबा के मुंशी हरजीत कश्यप ने एफआईआर दर्ज कराई है। उतरौला पुलिस थाने में झांगुर के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें रियाज नवाब और कमलाद्दीन का नाम शामिल है। झांगुर बाबा के खिलाफ बयान देने पर मुंशी से मारपीट हुई है। जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। क्या झांगुर बाबा का किसी आतंकी संगठन से भी कनेक्शन है? क्या बलरामपुर में झांगुर बाबा लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देता था? एफआईआर की कॉपी में झांगुर बाबा को लेकर संदिग्ध घुसपैठ हुए आतंकी, राष्ट्र विरोधी, आतंकी ट्रेनिंग कैंप जैसे शब्दों का जिक्र है। 2024 में दर्ज एफआईआर में झांगुर बाबा पर सीधे सीधे यही आरोप है। 2024 में मिली शिकायत पर जब एटीएस की टीम जांच शुरू की तो झांगुर बाबा के काले कारनामों की पोल खुल गई। अब झांगुर बाबा अपने गुर्गों के साथ जेल के अंदर है। ये आप लोगों को कैसे पता लगा कि धर्म परिवर्तन करने के नाम पर न सिर्फ लोगों को बरगलाया जाता है, बल्कि उनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता है, विदेशों से फंडिंग प्राप्त होती है और आतंकवादी शब्द का भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जब हम लोग पता करने लगे उसके बारे में, लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही थी। लगातार लोग आ रहे थे, हमारे क्षेत्रवासी आ रहे थे। हम वहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि 20-25 किलोमीटर बहुत दूर नहीं है। हम समाज सेवा करते रहते हैं, तो जो है लोग आते रहते हैं हमारे पास। लगातार आ रहे थे। पीड़ित जो थे वो रो रहे थे, बहुत दयनीय स्थिति थी उनकी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा जो है काम यहाँ एक जलालुद्दीन शाह आसबी उर्फ झांगुर बाबा हैं, वो ऐसा आतंकवादी तरीके से जो है काम कर रहे हैं और धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करा रहे हैं, जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। झांगुर बाबा ने अब तक कितनों का धर्मांतरण कराया है, कितनी लड़कियों को विदेशों में बेचा है, धर्मांतरण के इस गैंग में कौन कौन शामिल है, यूपी सरकार के कितने अधिकारी पुलिसकर्मियों ने झांगुर के इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की है, विदेशों से किसने फंडिंग की, इन सब का खुलासा होने वाला है। झांगुर बाबा के हर एक साजिश के ऊपर से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि एटीएस अब झांगुर बाबा का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, झांगुर बाबा के काले साम्राज्य को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बाकायदा एक गैंग बना रखा था, जो हिंदू पहचान रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। न तो ये सैम है, न तो ये आरव है, न ही ये समीर अरोरा है, बल्कि ये बदर सिद्दीकी है। ये झांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग का गुर्गा है, वांटेड है। बदर कभी सैम बनकर तो कभी समीर और आरव बनकर हिंदू लड़कियों से प्यार का झूठा खेल खेलता, फिर उन्हें गायब कर देता था। बदर सिद्दीकी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। फिलहाल बदर सिद्दीकी गायब है और झांगुर बाबा के पकड़े जाने के बाद यूपी एटीएस इसे तलाश रही है। एक दो नहीं, दर्जनों हिंदू लड़कियों को बदर सिद्दीकी ने अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा चुका है, तो कुछ को गायब करने का भी आरोप है। जिस लड़के के साथ बदर सिद्दीकी की तस्वीर है, वो 2019 से गायब है। पीड़ित लड़की साल 2019 से गायब है। पीड़ित परिवार 6 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहा है। बदर सिद्दीकी पर आरोप है कि उसने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, चाहे पैसे के जोर पर या फिर जबरदस्ती। हालांकि अब झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है। आपकी बहन नोएडा में काम करती थी, जरा बताइए किस तरीके से बहन आपकी गायब हुई और बदर सिद्दीकी का संपर्क में आने के बारे में आप लोग को कैसे पता लगा? बदर सिद्दीकी के संपर्क में थी वो प्रेम जाल में जो भी है, और बाकी क्या बोलते हैं, उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया बहुत टाइम से। और उसने मुझे बताया था एक बार 2019 में कि मेरे को खतरा है, मेरे को ये है, मेरे को मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैंने उसको रेस्क्यू करने के लिए बोला भी था कि मैंने कहा अगले दिन मैं तेरे को वहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन शाम को क्या है कि उसका एकदम से दिमाग पलटा, क्या हुआ, या गन पॉइंट पे थी या किसी भी चीज़ से ब्लैकमेलिंग थी, तो उसने बोला कि नहीं नहीं अभी रहने दे, मेरी बात उसकी मदर से हुई है और ये है वो है, और अभी कुछ हम बात करेंगे आगे ऐसा वैसा।
मतलब वो जो उसको लिख के दिया होगा या जो सामने से कोई बोल रहा होगा वो उसने मेरे को टाइप किया, बताया। मतलब आपको लगता है कि आपकी बहन का भी पहले ब्रेन वॉश किया गया, हाँ जी, मदद के नाम पे उसका शोषण किया गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। हाँ, 2019 से लेके अभी तक मेरी सिस्टर से कोई मेरी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, हमारे पूरे परिवार की नहीं। वो जिंदा है या नहीं, कहाँ है या नहीं, बदर सिद्दीकी कहाँ है या नहीं, अभी ये 3-4 लड़कियों के नाम और आप देख रहे हैं, वो सब भी बदर सिद्दीकी के साथ ही आ रहे हैं। सिद्दीकी का नाम ही आ रहा है, एविडेंस के साथ भी आ रहे हैं कि ये देखो ये किसी की चैट है, ये देखो किसी का फोटो है उसके साथ। यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे धर्मांतरण का रैकेट चला रहे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नोएडा ही नहीं, गाजियाबाद के एक परिवार ने भी बदर सिद्दीकी पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि साल 2019 में बदर सिद्दीकी और छांगुर बाबा ने उसकी लड़की को गायब कर दिया है। 2019 के बाद से युवती का कोई अता पता नहीं है। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। जो मेरी बहन है ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं। काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं। जो ये मतलब करता था इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। बलरामपुर में छांगुर बाबा अपनी अलग सरकार चलाता था। छांगुर के इशारे पर बलरामपुर में तैनात अफसर नाचते थे। छांगुर के काले साम्राज्य को बढ़ाने में जिन अफसरों ने मदद की है उनकी पहचान हो चुकी है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण मामले में 4 अफसर भी मददगार थे। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि साल 2019 से लेकर 2024 तक बलरामपुर में तैनात 4 अफसरों ने छांगुर की मदद की है। इसमें एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर शामिल है। छांगुर बाबा जेल में है। धर्मांतरण के अवैध किले पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। छांगुर बाबा के गैंग में शामिल एक गुर्गों का हिसाब शुरू हो गया है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन का अब तक परमानेंट ठिकाना बन गया है लखनऊ जेल। छांगुर बाबा की आज रिमांड खत्म हो रही है। यूपी एटीएस अब कब पूछताछ करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। 6 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर रखने के बाद आखिरकार यूपी एटीएस ने छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को जेल में दाखिल कर दिया है। आज यूपी एटीएस के आईओ लखनऊ के कोर्ट पहुंचते हैं, एनआईयू कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि फिलहाल एटीएस को छांगुर और नीतू की और ज्यादा रिमांड की जरूरत नहीं है, जिसके बाद जज साहब को बाकायदा दिखाया जाता है कि दोनों का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल कराने के बाद दोनों को लखनऊ जेल दाखिल कर दिया गया है। और इस दौरान जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि नीतू और छांगुर जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण का काला खेल कर रहे थे उसकी जो जड़ें हैं वो पूरे देश में और विदेशों तक फैली हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये सामने आई है, शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी थी यूपी एटीएस को, जिसके आधार पे यूपी एटीएस ने बाकायदा लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया था और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि छांगुर अपनी बड़ी इमारतों में आतंकी कैंप को भी चलाता है, जिसके बाद इस पूरे मामले में आतंकी लिहाज से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है यूपी एटीएस। और एटीएस को भरोसा है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पैन इंडिया हो चुका है, छांगुर और उसके गुर्गे कहीं भी छुपे हो सकते हैं और इसको लेकर के यूपी एटीएस पूरे देश भर में छापेमारी शुरू कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आना कि उन बिल्डिंग्स में आतंकी कैंप का भी लगाया जाना बात सामने आई है, वो अपने आप में कहीं न कहीं देश की सुरक्षा के साथ साथ बेहद संवेदनशील और सेंसिटिव है। इसीलिए यूपी एटीएस इस पूरे मामले में देश भर में छापेमारी कर रही है और एटीएस को भरोसा है कि जब नए और इन्वेस्टिगेशन में सबूत सामने आएंगे तो एक बार फिर से छांगुर और नीतू को कस्टडी में लेकर के इन सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे काले कारनामे का जो काला सच सामने आएगा वो बेहद हैरान करने वाला और
जुलाई में आसमान से मूसलाधार प्रहार हो रहा है। भारी बारिश का कहर यूपी से राजस्थान तक जारी है। असम और बंगाल भी आसमानी आफत की चपेट में है। डिब्रूगढ़ में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है, तो वहीं बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो भारी बारिश हुई है। 2 दिन में 18 से ज्यादा लोगों की मौत का सबब बना है। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी। सभी घाट इस वक्त डूबे हुए हैं। उत्तराखंड हिमाचल में लैंडस्लाइड से जनजीवन ठप है। बिहार झारखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश के साथ बाढ़ की चेतावनी दी गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है। उफनती नदियां मैदानी इलाकों को डुबो रही हैं, तो पहाड़ के पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं। सैलाबी संकट से देश को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आती। यूपी से लेकर राजस्थान तक भारी बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। रास्ते बंद हो चुके हैं, तो निचले इलाकों में सैलाबी समंदर उमड़ पड़ा है। देहरादून के विकास नगर इलाके से सैलाबी आफत का खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां उफनते पुल को पार करना ड्राइवर को महंगा पड़ गया और बीच मझधार में कार फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ सेकंड में ही कार की जल समाधि बन गई। कार तिनके की तरह बह गई। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते कार ड्राइवर को रेस्क्यू कर बचा लिया, जिससे उसकी जान बच गई। उत्तराखंड में भूस्खलन का कहर जारी है। टिहरी में चट्टानों का प्रहार देखने को मिला है। लैंडस्लाइड के चलते टिहरी घनसाली रोड बंद करना पड़ा है। मलबे का ढेर लग गया है। बड़े बड़े चट्टान टूटकर रास्तों पर गिरे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की 58 सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद की गई हैं। जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाके भी मानसून का प्रकोप झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां उफनती नदी की चपेट में एक शख्स आ गया। वैनगंगा नदी की तेज धार में करीब 2 घंटे तक युवक झाड़ियों के सहारे फंसा रहा। इस दौरान पानी का बहाव काफी तेज था। छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। दरअसल ये शख्स मछली पकड़ने नदी के किनारे गया था। अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और युवक पानी के तेज प्रहार में फंस गया। काफी दूर तक बहने के बाद उसे झाड़ियों का सहारा मिला, जिसके सहारे उसने खुद को रोकने की कोशिश की। करीब 2 घंटे तक शख्स झाड़ियों में अपनी जान बचाने की जंग लड़ता रहा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शख्स को सुरक्षित बचा लिया। यूपी में गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा घाट पानी में डूब चुके हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र भी मानसून की मार से बेहाल है। यूपी में गंगा और यमुना कैसे कहर बरपा रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश का कहर है। राजसमंद, जयपुर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज बारिश से जलभराव है। राजसमंद में भारी बारिश के चलते कार तिनके की तरह बह गई। पानी का प्रहार सड़कों पर तबाही मचा रहा है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी गंगा और यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। पानी तेजी से बढ़ रहा है।
जिसके चलते संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर इस वक्त डूब गया है। गंगा नदी का पानी मंदिर के अंदर घुस गया है। जलभराव के बीच हनुमान जी की आरती की गई। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ की स्थिति है। पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते संगम किनारे के निचले इलाके डूब रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जल पुलिस की टीम मौके पर तैनात है। गंगा रिवर फ्रंट एरिया को फिलहाल प्रशासन ने बंद कर दिया है। चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने के निर्देश हैं। वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहां 84 घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। ये नमो घाट की तस्वीर है, जो पूरी तरह से डूब चुका है। आरती के लिए जगह नहीं बची है। छतों पर मां गंगा की आरती की जा रही है। काशी के सभी घाट इस वक्त डूबे हैं। यूपी के मैनपुरी से जलभराव के चलते बदहाली की तस्वीर सामने आई। यहां एक बच्ची स्कूल जाते वक्त कीचड़ में गिर गई। सड़क पर पानी भरा था। ऐसे में बच्ची किनारे बने नाले की दीवार के सहारे जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद बच्ची का बैलेंस बिगड़ा और कीचड़ में जा गिरी। गनीमत रही कि बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। लोगों के घर मकान सैलाब की चपेट में है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। लोगों के घर मकान में पानी घुसा है। दुकान में जलभराव के चलते काफी नुकसान हुआ है। उधर ओडिशा में बीएड सेकेंड ईयर छात्रा की मौत पर पूरे राज्य में भारी आक्रोश है। आज बालासोर में विपक्षी बीजेटी ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बालासोर में बीजेडी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। बीजेडी के प्रदर्शन के कारण आज बालासोर में स्कूल कॉलेज के अलावा बाजार बंद रहे। बीएड सेकेंड ईयर छात्रा ने यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए जाने के बाद प्रिंसिपल चैम्बर के सामने आत्मदाह कर लिया था। 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद एम्स भुवनेश्वर में उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद ओडिशा के लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश था। कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेटी पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। कल ओडिशा के इंडिया गठबंधन के नेता प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उधर यूपी में योगी की पुलिस ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी रखे हुए है। पश्चिमी यूपी में 4 जगहों पर हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा है। पश्चिमी यूपी में 4 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, बागपत में हाफ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी है। नोएडा में नकली नोटों की सप्लाई करने वालों के साथ मुठभेड़ हुई है। यूपी में जो पुलिस को चैलेंज करेगा, जो कानून के लिए चुनौती बनेगा, जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। बदमाश न चलने के काबिल रहेंगे, न ही ठीक से पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। ये जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जिसे 2-2 पुलिस वाले टांग कर गाड़ी में बैठा रहे हैं, ये एक शातिर ठग है, नकली नोटों का सप्लायर है। बदमाश नोएडा में ठगी करने आए थे, तभी सेक्टर 39 थाना पुलिस से टप्पेबाजों का आमना सामना हो गया। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया, जिसमें एक बदमाश लंगड़ा हो गया। दिनांक 15/16 की मध्य रात्रि में थाना 39 की पुलिस से एक टप्पेबाज गिरोह से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस गिरोह के एक सदस्य के पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति का नाम विकास पुत्र जयप्रकाश है, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में जेजे कॉलोनी दिल्ली में निवास कर रहा था। कामबिंग के दौरान इसके अन्य 4 सदस्य रंजन, मोहम्मद कुर्बान, पिंटू और अमन को भी गिरफ्तार किया गया। ये एक साथी टप्पेबाज गिरोह है जो भोले वाले लोगों को ठगता है। बदमाशों के पास से 500 रुपए के नकली नोट, एक कार, एक तमंचा और जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस वालों के सहारे के बिना जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी एक शातिर बदमाश है। इसके पैरों में पुलिस की असली वाली गोली लगी है। इस शातिर बदमाश का नाम मोहित है और इस पर 1-2 नहीं
बल्कि 16 से ज्यादा केस दर्ज है। अंधेरा होते ही ये शिकार की तलाश में निकल जाता था, लेकिन इस बार जैसे ही ये लूट की वारदात को अंजाम देने निकला, पुलिस से सामना हो गया। पुलिस ने आरोपी को रुकने का इशारा किया तो इसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया, लेकिन इसके बाद भी ये रुका नहीं बल्कि फायरिंग करने लगा। फिर क्या था, पुलिस की गोली चलते ही ये सीधी जमीन पर आ गया। ये बदमाश रात के अंधेरे में महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, मोबाइल और चेन स्नेचिंग कर फरार हो जाता था। बीते कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा में स्नेचिंग की काफी शिकायतें आ रही थी। इसी के बाद पुलिस रात में नाका लगाकर चेकिंग कर रही थी। बदमाश के पास से एक चोरी की बाइक, 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला है। दोनों पुलिस वालों के सहारे के बिना एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इनका हाफ एनकाउंटर किया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, दोनों को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया है। ये दोनों शातिर भैंस चोर हैं। रात होते ही ये गांव में भैंस चोरी के लिए निकल जाते थे। इस बार भी ये भैंस चोरी करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें लंगड़ा बना दिया। अलीगढ़ में बीते कई महीनों से जानवरों की चोरी की शिकायतें आ रही थी। इसी के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आई। बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम को लगाया गया। इसके बाद बदमाश जैसे ही निकले, पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने दनादन फायरिंग कर दी। थाना इगलास में पिछले कुछ महीनों में भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में थाना इगलास पुलिस व स्वाट सर्विलांस द्वारा लगातार चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में 15/16 जुलाई 2025 की रात को थाना इगलास पुलिस द्वारा थाना इगलास क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान सामने से एक बाइक आती दिखाई दी, जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास करा। रोकने के क्रम में उनके द्वारा पुलिस पर फायर करा गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उन पे फायर करा। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा और कारतूस के साथ 17,000 रुपए मिले हैं। रात के अंधेरे में खेतों के अंदर से पुलिस जिसे बाहर लेकर आ रही है, ये इनामी बदमाश सचिन है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। दिल्ली में 40 लाख रुपए की उधारी मांगने पर बदमाश सचिन ने व्यापारी की हत्या कर दी थी। तभी से पुलिस इसे तलाश रही थी। दिल्ली में हत्या की वारदात को अंजाम देकर ये बागपत भाग गया था, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाया। बदमाश के पास से कारोबारी की लूटी गई स्कूटी भी मिली है। 114 साल के एथलीट सरदार फौजा सिंह हिट एंड रन केस को जलंधर पुलिस ने 30 घंटे में सॉल्व कर लिया। जिस कार से फौजा सिंह को टक्कर मारी गई थी, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। फौजा सिंह हिट एंड रन केस में एक्शन हुआ है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह ढिल्लों को पकड़ा है, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है। दिल्ली की कोर्ट में पेशी हुई है। आरोपी की फॉर्च्यूनर कार भी जब्त कर ली गई है। थाने में खड़ी ये वही कार है जिससे फौजा सिंह को रौंदा गया था। ये वही कार है जो फौजा सिंह को रौंद कर भागी थी, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पंजाब पुलिस 30 घंटे के अंदर फौजा सिंह हिट एंड रन केस को सॉल्व कर ली है। गाड़ी भी जब्त हो गई है और एक आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा है। इसको हमने एज अ चैलेंज लिया। स्ट्रीजेंट जो सेक्शंस ऑफ थी लॉ की, उसमें के तहत हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 105 BNS के तहत 281 BNS के तहत FIR नंबर 114 थाना आदमपुर में दर्ज की। और इसको एक चैलेंज लेते हुए हमने इसको ट्रेस करने के लिए हमारे SP डिटेक्टिव सरदार सर्बजीत राय, हमारे SP हेडक्वार्टर परमिंदर सिंह हीर, इनको डायरेक्शन दी। हमने फिजिकल मैं खुद मौका पर जाके जो क्राइम सीन था उसको इंस्पेक्ट किया और फिजिकल एविडेंस के तौर पे हमें कुछ वहाँ पे जो गाड़ी के कुछ पार्ट्स फ्रैगमेंट्स वहाँ से रिकवर किए, जिसकी वजह से ये केस हमने सॉल्व किया। आरोपी का नाम अमृतपाल सिंह ढिल्लो है। आरोपी की उम्र 30 साल बताई जा रही है। आरोपी अमृतपाल सिंह NRI है और 8 दिन पहले ही कनाडा से वापस लौटा था। हादसे के दौरान आरोपी अमृतपाल ही गाड़ी चला रहा था। ये वीडियो हिट एंड रन से पहले का है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 114 साल के बुजुर्ग रनर सरदार फौजा सिंह 14 जुलाई को दोपहर 3 बजे दौड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी के कुछ मिनट बाद एक फॉर्च्यूनर कार आती है और फौजा सिंह को रौंदते हुए चली जाती है। फौजा सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला आरोपी अमृतपाल सिंह जालंधर के करतारपुर में मौजूद दासूपुर गांव का रहने वाला है। आरोपी इस हादसे के बाद कनाडा भागने की फिराक में था, लेकिन पासपोर्ट खो जाने के कारण अमृतपाल सिंह ढिल्लो कनाडा नहीं भाग सका। आरोपी की 3 बहनें और मां भी कनाडा में रहती है और पिता की मौत हो चुकी है। आरोपी ने जिस गाड़ी से एथलीट फौजा सिंह को रौंदा था, ये गाड़ी भी उसके नाम पर नहीं है, ये गाड़ी किसी और के नाम पर है। लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बाद और घटनास्थल पर गाड़ी के टूटे मिले पार्ट्स से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और आरोपी को धर दबोचा। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सनक ने राजस्थान के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जेल पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली एक महिला जिसके 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कैसे वो ड्रग्स तस्कर बन गई, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में जो महिला है ये इन्फ्लुएंसर है। पुलिस ने इसे ड्रग्स तस्करी करते हुए पकड़ा है। सोशल मीडिया पर भाविका चौधरी नाम से अकाउंट है। 87,800 फॉलोअर्स हैं और अभी तक 3,780 पोस्ट भाविका कर चुकी है। बाड़मेर में भाविका चौधरी अपनी रील के कारण काफी फेमस है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने की लालच में ये ड्रग्स की सप्लाई करने लगी। राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाविका चौधरी को जालौर से 152 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा। रोडवेज की बस से जैसलमेर से ड्रग्स लेकर गुजरात डिलीवरी करने जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान रोडवेज की बस आई और उस बस को रोकाकर हमने इतला के अनुसार महिला को चेक किया तो बहुरी नाम की एक महिला के पास अपना एक लैपटॉप बैग था। उसमें 2 पैकेट मिले, एक पैकेट 50 ग्राम का था और एक 102 ग्राम का था। कुल 152 ग्राम एमडी मिली है। भाविका चौधरी इस ड्रग्स को गुजरात के ऊंझा में डिलीवरी करने वाली थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने राजस्थान में ही इसे धर दबोचा। अब पुलिस एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस अब इस ड्रग्स रैकेट के तह तक जाने की कोशिश में है ताकि असली आरोपी पकड़े जा सके। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हर दिन किसी की हत्या, किसी के साथ लूट की खबर लगातार सामने आ रही है। रोहतास से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ दबंगों ने सरेआम फायरिंग की, धारदार हथियारों से दहशत फैलाई। रोहतास में खूनी संघर्ष क्यों हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। मार ढेला मार ईटा मार सब बोले जाय मन दे अखवा मार गोली मार गोली अजय भाई मार हो जले। सफेद टी शर्ट पहने इस शख्स के हाथ में देसी कट्टा है, दूसरे हाथ में फरसा है। इसके साथ दूसरे लोग भी हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो किसी ने धारदार हथियार पकड़ रखा है। एक पक्ष के 9 लोग हाथों में हथियार लेकर दूसरे के घर पर हमला बोलने निकले हैं। हैरान करने वाली यह तस्वीरें बिहार के रोहतास की है। यहाँ के मठिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पहले जुबानी विवाद हुआ, फिर लाठियां चलने लगी। इसके बाद दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मारपीट में दोनों तरफ से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक जमीन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष उसी जमीन की नपाइश के लिए पहुंचा। जब इसकी खबर दूसरे गुट को हुई तो वो हाथों में हथियार लेकर मौके पर आ गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। विवाद के बाद दोनों तरफ से पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई। है। पुलिस वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर की परिक्रमा का एक धार्मिक महत्व माना जाता है। मुजफ्फरनगर का शिव मंदिर संवेदनशील इलाके में पड़ता है और इसलिए इस बार यूपी एटीएस को यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के शिवचक पर हूं और कांवड़ यात्रा को लेकर मान्यता है कि हरिद्वार से जो भी शिव भक्त कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर आते हैं वो सभी लोग ये शिव के मंदिर की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद यहाँ से फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ का नजारा किस तरीके से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं ये उत्सव मना रहे हैं। काफी ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर को लेकर परंपरा है कि जितने भी ये कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं
ये यहाँ पर इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। अति संवेदनशील इलाका है, इसीलिए इस एरिया की सुरक्षा भी एटीएस के हवाले कर दी गई है। और देख सकते हैं कि इसी शिव चौक पर एटीएस के जवानों की तैनाती की गई है और पूरी तरीके से एटीएस के जवान यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। और इसी तरीके से अलग अलग 4 पॉइंट पर एटीएस के जवानों की तैनाती की गई है। तो दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाऊं कि दूसरी तरफ आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, यानी कि सुरक्षा इस तरीके से की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। कांवड़ रूट में कांवड़ियों की सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है और कांवड़ियों को कानून ना तोड़े इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कांवड़ रूट में डीजे को लेकर बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और उनका सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े बड़े डीजे का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कांवड़ यात्रियों को भी दिक्कतें होती है और शहर के बीच इतने बड़े डीजे ले जाने में भी परेशानी होती है, जिसको देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक मानक बनाया है। उस मानक के अनुरूप ही जो ये डीजे है मुजफ्फरनगर के अंदर से जा सकते हैं। पुलिस के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक जो डीजे की हाइट है वो 10 फीट होनी चाहिए और जबकि इसकी चौड़ाई 12 फीट होनी चाहिए और इसी को लेकर इस डीजे को यहाँ से रोका गया है और इसको जो मानक बनाया है पुलिस ने उस मानक के अनुरूप इसको नापा गया। तो मानक के अनुरूप जो इसकी हाइट है डीजे की वो काफी ज्यादा है, इसलिए अब इस जो डीजे है उसको मुजफ्फरनगर के अंदर जो कांवड़ रूट है अंदर से नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कि अगर ये डीजे अंदर से जाता है तो ये जो रास्ता है मुजफ्फरनगर के शहर में जाने का, इस रास्ते से नहीं जाने दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा और इसके आगे जो ये बाहर का रास्ता है यहाँ से डीजे जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो मानक के अनुरूप इसका जो हाइट है उसको कम करना होगा, जो इसकी चौड़ाई है उसको कम करना होगा।